कोरोना महामारी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए एबीपी न्यूज आज सुबह से ये मुहिम लेकर आया है आपके सामने। आज सुबह से देश भर के तमाम बड़े डॉक्टर्स एबीपी न्यूज के जरिए लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं और हमारी इस मुहिम में इस वक्त हमारे साथ देश के 4 और बड़े जाने माने डॉक्टर्स मौजूद हैं जिनसे चर्चा हम ये करेंगे, हारेगा कोरोना, हराने वाला चाहिए। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, जमीनी हकीकत क्या है ये समझेंगे और साथ ही साथ सकारात्मक सोच किस तरीके से अपने अंदर पैदा करें कि इस कोरोना को हम मात दे सके। डॉक्टर नीरज निश्चल दिल्ली एम्स में मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर संदीप नैयर दिल्ली के बीएल कपूर अस्पताल में पल्मोनोलॉजी विभाग के डायरेक्टर हैं। हमारे साथ डॉक्टर राकेश कपूर जुड़ रहे हैं जो लखनऊ में मेदांता अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर हैं और साथ ही डॉक्टर प्रशांत बुराड़े मुंबई के ग्लोबल अस्पताल में आईसीयू इंचार्ज हैं। बहुत स्वागत आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर नीरज निश्चल, मैं आपकी राय जानना चाहूंगी कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो पीक है इस सेकेंड वेव का वो आ चुका है या अभी उसका और इंतजार करना चाहिए, अभी सेकेंड वेव में बड़ा खतरा बाकी? देखिए, हमारा देश काफी बड़ा देश है तो एक साथ में हर जगह पे पीक नहीं आ सकता है। अभी कुछ जगहों पे हम देख रहे हैं कि काफी केसेस आ रहे हैं, कुछ जगहों पे केसेस नहीं है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा जब तक ये पेंडेमिक हमारे देश से खत्म नहीं हो जाता। तो ये कहना कि ये पीक अभी है या आगे आएगा, ये कहना अभी बहुत मुश्किल काम है। और मुझे लगता है कि अगर हमने सावधानी की तो हो सकता है हम पीक देख रहे हैं, इसके बाद शायद हम वापस से नॉर्मल होना शुरू हो जाए। लेकिन अगर हमने सावधानी नहीं रखी तो ये पीक जो है देश के अलग अलग हिस्सों में आते रहेगा और हम एक लॉन्ग हॉल में कहूँगा कि उसमें हमें काफी मेहनत और मशक्कत करती रहनी पड़ेगी, जो कि आइडियली नहीं होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर संदीप नैयर आपका टेक सर। देखिए, आई टोटली एग्री, मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ। ये पीक आएगा जाएगा नहीं, हमको इसमें नहीं देखना है। हमको अपनी पूरी तैयारी रखनी है, हमको अपने गार्ड्स डाउन नहीं करने हैं। ये मत सोचो कि कोरोना चला गया, कोविड चला गया। अब यही हुआ पीछे, अगर महीना पहले देखे तो कितने कम केसेस थे, हमने लापरवाही की, कितने भी लोग थे बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के जा रहे थे और हम नतीजा आज देख रहे हैं क्या है। तो हम इसको नहीं सोचे कि पीक है कि नहीं है। हमें हमेशा से वॉर कि हम हमेशा लड़ाई के लिए पूरा तैयार है। हमें ये नहीं सोचना कि पीक चलेगी हम ढीले पड़ जाए। हम बिल्कुल ठीक बोला, ये नहीं है कितना बड़ा देश है और कोई बॉर्डर सील्ड नहीं है। अगर हम पहले केसेस महाराष्ट्र में बढ़े थे तो अब दिल्ली में बढ़ रहे हैं, कल हम देखेंगे तो उस टाइम कर्नाटका में सबसे ऊपर आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, कहीं कम हो रहे हैं। तो ये पीक का नहीं सोच के हम हमेशा तैयारी रखें, हमेशा पूरी तरह से लड़ाई करें और अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना के रखें। बिल्कुल, डॉक्टर प्रशांत बुराड़े का रुख करेंगे। सर, मुंबई मॉडल का जिक्र तो सुप्रीम कोर्ट तक में हुआ, तो वो मुंबई मॉडल मुझे लगता है उसके बारे में प्लीज दर्शकों को बताइए, किस तरीके से कोरोना को काबू करने में मददगार साबित हो सकता है। आप सवाल रिपीट करेंगे प्लीज? जी, मुंबई मॉडल को लेकर मेरा सवाल था सर, किस तरीके से वो कारगर हो सकता है कोरोना को काबू करने में? जी, मुंबई ने तो बहुत अच्छा काम किया है फिलहाल, मुझे लगता है कोरोना का फाइट करने में। और मुंबई में केसेस काफ़ी कम हो चुके हैं। मुझे लगता है कि यही जो मुंबई का जो प्रोटोकॉल हमने बनाया था वो फॉलो करना चाहिए देश के हर हिस्सों में। और मुझे लगता है कि जैसे डॉक्टर नायर ने कहा कि हमारी तैयारी हमेशा रहनी चाहिए। अभी तो फिलहाल हम सेकेंड पीक के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे पीक आ सकते हैं और हमें सिर्फ इतना करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रखना है। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा की तैयारी होनी चाहिए। अस्पताल में काफ़ी बेड्स का आयोजन करना चाहिए, आईसीयू का बेड्स का अरेंज करना चाहिए कि हर एक स्टेट को ये तैयारी होनी चाहिए कि आपका पॉपुलेशन कितना है, कितने लोग संक्रमित हो सकते हैं और आपकी तैयारी कितनी चाहिए। ये कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है और इसके बेसिस पे ही मुझे लगता है कि हर स्टेट को तैयारी करनी चाहिए। जी, डॉक्टर राकेश कपूर, अभी हम देख रहे हैं किस तरीके से 4 लाख के पार 24 घंटे के अंदर मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। 4,12,000 से ज्यादा, 4,14,000 से ज्यादा पिछले 24 घंटे में मामले आए हैं। और एक ये भी कहा जा रही थी बात कि साहब ये कहीं आंकड़ा
10 लाख के पार ना चला जाए 24 घंटे में, तो क्या आपको लगता है कि स्थिति उतनी भयावह भी हो सकती है क्या इस सेकेंड वेव में? देखिए, जो हमारे स्पीकर्स ने पहले बात कही है, अगर हम जागरूक नहीं होंगे, और जनता को जागरूक भी होना है, गवर्नमेंट को भी जागरूक होना है, जिसको हम कोविड कर्फ्यू, बेसिकली वी हैव टू ब्रेक द लाइन, इन्फेक्टिव लाइन जो है उसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ये कोई भी नहीं कह सकता है कि केस जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशंस लेंगे, गवर्नमेंट प्रॉपर प्रिकॉशंस लेगी, तो डेफिनेटली वी कैन ब्रेक दिस लाइन ऑफ इन्फेक्शन। सबसे जरूरी है कि कैसे हम इस इन्फेक्टिविटी को, क्रॉस इन्फेक्शन को रोकें, और उसमें जनता का जितना सहयोग चाहिए उतना सरकार का भी इन्फोर्समेंट चाहिए, तभी हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कोई प्रेडिक्ट कर पाएगा इस समय पे। अच्छी बात यह हो रही है कि बहुत प्रदेशों में, जैसे मैं मेदांता लखनऊ का अगर बात करूं, तो मेरे पास अब L1 L2 केसेस की बहुत ज्यादा कॉल्स नहीं आ रही हैं। उसका एक कारण हो सकता है गवर्नमेंट ने और सेटअप भी बनाए हैं, लेकिन मोस्टली जो कॉल्स आ रही हैं वो L3 या ICU लेवल्स की आ रही हैं। तो अगर हम स्वयं लग के, सरकार और जनता मिलके अगर इस वेव के लिए लड़ेगी, तभी हम इसको रोक सकते हैं। अदरवाइज प्रेडिक्ट करना बहुत कठिन है। ठीक है डॉक्टर कपूर, आपने जो बात कही कि साहब जनता का सहयोग और गवर्नमेंट से एनफोर्समेंट, तो आपको क्या लगता है सरकार के स्तर पर क्या लॉकडाउन हल हो सकता है इस बेलगाम कोरोना को काबू करने में? देखिए, टोटल लॉकडाउन भी एक बड़ा कठिन क्वेश्चन है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आजीविका भी बहुत जरूरी है और डिजीज से कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। तो वी हैव टू फाइंड सम मिडिल पाथ। जैसे कि अभी हमारे उत्तर प्रदेश में इन्होंने कोरोना लॉकडाउन किया हुआ है, जिसमें भीड़ भाड़ की लोगों को रोका जा रहा है, बट एसेंशियल सर्विसेज को कंटिन्यू किया जा रहा है। तो मुझे लगता है अभी इस समय टोटल लॉकडाउन इज नॉट गोइंग टू हेल्प अनलेस अनटिल स्थिति इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर जनता इस बात को समझे, पब्लिक इस बात को समझे, तो जो कोरोना कर्फ्यू की हम बात कर रहे हैं और स्वयं जागरूक होते हुए जो इन्फोर्समेंट की बातें हैं कि हम मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, अगर आपको डिजीज शक हो रहा है या पॉजिटिव आ रहे हैं, अपने को आइसोलेट करें। इन चीजों को करने से ही हम बीमारी को आगे रुकने से रोक सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर, ये बीमारी हम जैसे जानते हैं कि एरोसॉल से होती है, तो इनसे हम डेफिनेटली वी कैन। आप अगर अमेरिका को देखें, इंग्लैंड को देखें, तो इन जगहों पे डिजीज कैसे कंट्रोल हुई है। तो वन ऑफ द कॉजेज इज स्पेशली सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, एंड दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट इन एडिशन टू वैक्सीनेशन एंड आइसोलेशन। बिल्कुल। तो डॉक्टर संदीप नैयर, लॉकडाउन, अभी संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है? देखिए, ये तो बात गवर्नमेंट के लेवल पे मस्ट भी वो डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन आई थिंक अगर पार्शियल लॉकडाउन भी हो रहा है, कम से कम जो पीछे हो गया था कि जितनी शादियां और ये सब गैदरिंग जो हो रही थी, जिसमें लार्ज गैदरिंग हो रही थी, वो तो बिल्कुल भी अभी सोचना भी नहीं चाहिए। लॉकडाउन पूरा करना टफ डिसीजन है, इतना आसान डिसीजन नहीं होता, लेकिन लास्ट ईयर तो डेफिनेटली उसी ने काफी हेल्प किया था, बिकॉज जब लास्ट ईयर हुआ था तो हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो हमने प्रिपरेशन कर ली थी उसके टाइम पे। इस टाइम हमको पूरी तैयारी होनी चाहिए थी, जो आई थिंक कहीं ना कहीं चूक हुई, चाहे डॉक्टर से हुई, चाहे पब्लिक से हुई, चाहे गवर्नमेंट से हुई। मैं ज्यादा दोष नहीं दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई, इसके कारण ही एकदम से केसेस बढ़ गए। अभी एकदम से लॉकडाउन करना इज अ वेरी बिग चैलेंज कि हम सबको रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते। बट पार्शियल लॉकडाउन डेफिनेटली जरूरी है, क्योंकि इतना ज्यादा अभी मार्केट में जाना और ये सब, अगर हमने अभी डील छोड़ दी तो फिर से ये केसेस फिर से बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर प्रशांत बुराड़े, महाराष्ट्र ने कर दिखाया, ब्रेक द चेन जो अभियान है वो चलाया, उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? वो संपूर्ण लॉकडाउन की कैटेगरी में, लॉकडाउन की कैटेगरी में, पार्शियल लॉकडाउन की कैटेगरी में, किस तरीके से आप समझाएंगे उसके बारे में दर्शकों को? नहीं, महाराष्ट्र में तो पार्शियल लॉकडाउन ही है, लेकिन मुझे लगता है फिर भी केसेस कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं महाराष्ट्र में भी। तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल हमें संपूर्ण लॉकडाउन की ज़रूरत है। अभी संपूर्ण लॉकडाउन मतलब उसके काफ़ी सारे पहलू होते हैं, लेकिन शॉर्ट लॉकडाउन, मतलब कंप्लीट शॉर्ट लॉकडाउन, मेरा मानना है कि ये दिस इज़ द आंसर। बिकॉज अभी फ़िलहाल हो क्या रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है,
पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है, पर्याप्त मात्रा में आईसीयू के बेड्स नहीं हैं, पर्याप्त मात्रा में जो मेडिसिन्स है वो नहीं है। तो ये कम करने के लिए, आपको केसेस कम करने के लिए आप शॉर्ट लॉकडाउन कीजिए। और शॉर्ट लॉकडाउन मतलब कितने दिन का लॉकडाउन? केसेस जो नए आप कह रहे हैं केसेस, संपूर्ण लॉकडाउन, शॉर्ट लॉकडाउन मतलब 1 या 2 शॉर्ट लॉकडाउन, हाँ, संपूर्ण शॉर्ट लॉकडाउन, हाँ 1 या 2 हफ्ता करिए ताकि केसेस कम हो जाए। अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि केसेस बढ़ ही रहे हैं और उन केसेस का हम ख्याल नहीं कर सकते। तो मेडिकल फ्रेटर्निटी को क्या चाहिए कि आप थोड़े केसेस कम हो, थोड़ा लोड कम हो, अस्पताल में थोड़े मेडिसिन अवेलेबल हो, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो ताकि हम मरीजों की ख्याल कर सके। तो केसेस तो बढ़ने ही हैं और इन्फेक्शन तो फैलना ही है, लेकिन मेडिकल हेल्प जो है, जो सीवियर कंडीशन में पेशेंट्स आते हैं उनको जो, ताकि आपकी डेथ रेट कम रहे। इन्फेक्शन तो होना है, लेकिन अगर मेडिकल हेल्प सबको मिले बराबर से, अगर केसेस कम हो तो आपका डेथ रेट कम होगा। ये तो बड़ी ये बात आप जरूरी कर रहे है हैं फिलहाल। ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं कि साहब लॉकडाउन किसी तरीके से लोगों की या। जान बचाई जा जी। सके और ये जो भार स्वास्थ्य सिस्टम पर आ पड़ा करेक्ट। है वो किसी तरीके से कम किया जा सके, वो प्रेशर कम किया जा सके। डॉक्टर निश्चल, आप सहमत हैं डॉक्टर प्रशांत पुराड़े की बात से? संपूर्ण लॉकडाउन, शॉर्ट लॉकडाउन 1 या 2 हफ्ते का, लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन? देखिए, जो ये लॉकडाउन की बात हम करते हैं, अगर आप ध्यान से देखें लॉकडाउन क्या है, एक तरीके से आप डंडे की चोट पे लोग को कह रहे हैं कि घर में रहो, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करो सो दैट कि इस बीमारी को कंट्रोल किया जाए। तो एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन लोगों को समझने की जरूरत है कि ये जब तक ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपने लाइफस्टाइल में वो नहीं लाएंगे, इस तरह के लॉकडाउन की जरूरत पड़ते रहेगी, लोगों की जान इस बीमारी से जाते रहेगी। लॉकडाउन का अपना इकोनॉमिक इफेक्ट है, लोगों के लाइफ में अदर वे में अफेक्ट करता है। तो ये लॉकडाउन इज सिंपली इन्फोर्स्ड कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, और सभी लोगों को समझने की जरूरत है कि इसकी नौबत आनी ही नहीं चाहिए। पैंडेमिक इतनी जल्दी नहीं जाने वाला है, तो इसको अपने लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट करने की बहुत जरूरत है। और कुछ सालों के लिए अगर शादी अगर ग्रैंड स्केल पे नहीं हो सकती, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन उसके चलते किसी की जान जाएगी तो वो बहुत बड़ा इफेक्ट हो गया। तो इन सब चीजों का हमें खुद पालन करना पड़ेगा। ये पब्लिक पार्टिसिपेशन के थ्रू ही हो सकता है, ये डंडे की चोट पे नहीं हो सकता है। बट एज द सिचुएशन स्टैंड्स, जैसे पहले भी बात किया जा रहा है कि जो ये जिस एरिया में ज़्यादा इन्फेक्टिविटी है, ज़्यादा केसेज हैं, वहाँ पे ऑफकोर्स हमें लॉकडाउन थोड़ा स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना पड़ेगा। और जहाँ पे नहीं है, उन लोगों को एक तरह से वार्निंग देनी पड़ेगी कि भाई अगर आप नहीं सुन ले तो हो सकता है आपके ऊपर भी यही नौबत आएगी। तो ये प्रैग्मेटिक अप्रोच लेने की जरूरत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो बैलेंस, संतुलन बनाने की जरूरत की आजीविका जो है वो भी प्रभावित ना हो और जीवन जो है, जिंदगी जो है उसे भी बचाई जा सके। डॉक्टर राकेश कपूर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी सर, और मैं अब ये समझना चाहती हूँ आपसे कि जब पहली वेव कोरोना की हमने देखी थी और अब जब दूसरी वेव हम कोरोना की देख रहे हैं, तो क्या कोरोना वायरस की म्यूटेशन की वजह से जो खतरा है वायरस के रूप बदलने की वजह से वो बढ़ गया है सर? इसी वजह से क्या डेथ रेट भी पिछली बार के मुकाबले ज्यादा और ज्यादा ऐसे पेशेंट्स जिनको मदद चाहिए, जिनको ऑक्सीजन चाहिए, जिनको आईसीयू वेंटिलेटर्स पर रखने की जरूरत पड़ रही है सर? मैं बेसिकली आई एम प्रोबेबली राइट मैन नहीं हूँ इसका आंसर करूं, बिकॉज एक वायरोलॉजिस्ट या माइक्रोबायोलॉजिस्ट इसका अच्छा आंसर देगा। ठीक है, बट जो इंफॉर्मेशन है, टू बेस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन, डेफिनेटली म्यूटेशन हुआ है जी, और ये कहा गया है कि ये जो वायरस का म्यूटेट अब है, दिस इज लिटिल मोर एग्रेसिव एंड ये लंग्स को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। अगर आपने अपने ही प्रोग्राम का ये टीवी चैनल के माध्यम से जब बात हुई थी कि बहुत से मरीज RT-PCR में निगेटिव आते हैं बट उनको निमोनिया होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, तो दे आर कंसिडर्ड टू बी कोविड पॉजिटिव इवन अगर उनका RT-PCR निगेटिव है। तो जो बात है, डेफिनेटली ये जो वायरस अब स्ट्रेन आ रहा है, ये प्रोबेबली इट इज अफेक्टिंग मोर ऑफ द लंग्स, तो डेफिनेटली मोर एग्रेसिव है। और जो एक थर्ड वेव की भी बात लोग कर रहे हैं, तो जो म्यूटेंट वायरस और म्यूटेशंस होंगे, कोरोना वायरस में सम हाउ म्यूटेशंस हो रहे हैं और ये समय रिसर्च कर होगी तभी पता चलेगा कि इनकी एग्रेसिवनेस कितनी और ज्यादा है। बट जो डॉक्टर साहब ने बात कही है, हम आप सबको ये समझना है कि वायरस के म्यूटेशन को रोकने का मेरे पास कोई हल नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं है। हमको सिर्फ अपने को रिस्ट्रेन करना है। जैसे आप लॉकडाउन की बात करते हैं, आप लोगों ने स्वयं देखा होगा लॉकडाउन लगने के बाद भी माइग्रेशन शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो छोटे मोहल्ले होते हैं
जहाँ पे पुलिस या एनफोर्समेंट टीम नहीं पहुंच सकती है। अगर आप देखेंगे तो शाम को बीसियों लोग बाहर निकलेंगे, बैठेंगे, क्योंकि उनके पास कोई और साधन नहीं है। अगर आप बॉम्बे की बात करें तो धारावी में पिछली बार आप देखें, इवन WHO ने उसकी तारीफ करी थी कि किस तरह से फर्स्ट वेव ऑफ कोविड में इट वाज कंट्रोल देयर। तो कंट्रोल हम ही आप कर सकते हैं, वायरस को अपना काम करने दीजिए। वो म्यूटेशन होगा, यू कैन नॉट स्टॉप दैट, बट वी कैन स्टॉप आवरसेल्व्स फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड। बिल्कुल डॉक्टर संदीप नैयर, जो पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास इस बार कोरोना से इफेक्टेड, सर लक्षण उनके पिछली बार के मुकाबले किस तरीके से बदले हुए हैं, और क्या इस बार ये जो खतरनाक वायरस है ये बिल्कुल वक्त नहीं दे रहा है क्या? जिस तरीके से अभी डॉक्टर कपूर कह रहे थे कि सीधा लंग्स पर असर करता है, आपके RT-PCR टेस्ट की पकड़ में नहीं आता है, पता चला RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव है और पेशेंट का तो बुरा हाल हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन लेवल्स डाउन जा रहे हैं सर। तो डेफिनेटली अगर देखा जाए तो ये वायरस थोड़ा क्या काफी ज्यादा डिफरेंट बिहेव कर रहा है। और अगर आप कल की रिपोर्ट पढ़ें जो कर्नाटका में जो केसेस आए थे, और अगर उनमें ना सीक्वेंसिंग की गई थी, जीनोमिक सीक्वेंसिंग जो निमहैंस में किया गया था कर्नाटका में, जो वन ऑफ द 10 लैब्स है जहाँ पे की जा रही थी, उन्होंने देखा था कि डबल म्यूटेंट स्ट्रेन एज वेल एज ये यूके स्ट्रेन काफी ज्यादा है। अब ये स्ट्रेन पुराने स्ट्रेन से डिफरेंट है जो इस बार आया है। एक तो ये यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर रहा है। लास्ट ईयर में हम यंगस्टर्स इतने नहीं देखे गए थे, हमारे पास एल्डरली ज्यादातर लोग आते थे, हॉस्पिटलाइज होते थे। इस बार हमने यंगर डेथ्स, यंगर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा देखी है। दूसरी बात जो हम देख रहे हैं, ये बहुत जल्दी फैल रहा है, इन्फेक्शियस बहुत ज्यादा है। यानी कि अब जो एक बात कही गई थी, जो लैंसेट की बड़ी अच्छी स्टडी आई थी कि शायद यह हवा में भी हवा से भी फैल सकता है, जो कि पहले वाले स्ट्रेन में ऐसी बात नहीं बताई गई थी, एक्सेप्ट एक स्टडी थी चाइना की जिन्होंने बताया था, लेकिन ज्यादातर वो सरफेस की ही बारे में बात करते हैं। अब वो इतना इन्फेक्शियस हो गया कि हवा से फैल रहा है और प्लस यंगस्टर्स को ज्यादा फैला रहे हैं, ये काफी ज्यादा चिंता की विषय है। इस दूसरी बात जो आपने पूछा कि लंग्स में, डेफिनेटली ये लंग्स को काफी ज्यादा इन्वॉल्व कर रहा है। हमारे पास जब लोग आते हैं काफी ज्यादा उनमें ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा पाई जा रही है। पर एक्स्ट्रा पल्मोनरी यानी लंग के बाहर भी काफी सिम्टम्स देखे गए हैं। किसी को पेट की ज्यादा तकलीफ हो रही है, जबकि कॉन्स्टिपेशन और डायरिया हो रहा है, सिर में काफी ज्यादा फैल रहा है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादातर लोग सिवियर हेडेक की बात करते हैं। और डेफिनेटली इतना इन्फेक्शियस है, इतना ज्यादा सिवियर है कि बहुत जल्दी ही ज्यादा पेशेंट डाउन होते हैं। दूसरी एक बात देखी गई है कि कुछ लोगों को लेट प्रॉब्लम्स होती हैं। जो पहले वाला स्ट्रेन था वो नॉर्मली 4th-5th डे पे प्रॉब्लम करता था और 10th-11th डे के बाद कम करता था। लेकिन इस बार जो स्ट्रेन आया है वो अब 10th-11th डे के बाद भी सिवियर पेशेंट को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, और पेशेंट 7वें-8वें दिन तक घर रह के सोचता कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन सडनली उनको 9th-10th डे पे डिटोरेशन हो रहा है। सो मैं सबसे विनती है कि जिनका भी पॉजिटिव आ रहा है, प्लीज अपना एक परामर्श रखें, अपने फिजिशियन को जरूर कॉन्टैक्ट करिए, बिना उसके अपने आप अपनी ट्रीटमेंट नहीं ले, क्योंकि ये स्ट्रेन बहुत ही डिफरेंट तरह के बिहेव कर रहा है। बिल्कुल। तो डॉक्टर बोराडे, इंक्यूबेशन पैटर्न इस वायरस का, उसमें कुछ तब्दीली आई है क्या? और जो लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं उन्हें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? जिस तरीके से अभी डॉक्टर संदीप नैयर कह रहे थे कि 8वें 9वें दिन मरीज को लगने लगता है कि शायद वो ठीक हो रहा है, लेकिन फिर अचानक से वायरस उस पर हमला कर देता है। सर प्लीज जरा इसे एक्सप्लेन कीजिए। करेक्ट, मैं बिल्कुल सहमत हूँ डॉक्टर संदीप से। इस बार पिछले साल के हिसाब से थोड़ा डिसीज़ सिवियरिटी जो है वो कुछ ज़्यादा है। अभी मैं क्रिटिकल केयर का डॉक्टर हूँ, और जब पेशेंट्स आईसीयू में आते हैं तो इस साल हमने देखा है कि उनको ठीक होने में काफ़ी समय लगता है और काफ़ी सारे मेडिसिन्स लगते हैं, स्टीरॉयड की मात्रा ज़्यादा लगती है। कई पेशेंट्स जो है वो एकदम सीरियस कंडीशन में आते हैं, और जो माइल्ड से सीवियर कंडीशन में पेशेंट्स जो टाइम लगता है पेशेंट को जाने में वो बहुत कम हो गया है पिछले साल के हिसाब से। और काफ़ी पेशेंट्स वेंटिलेटर तक जाते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं होता है कि इनका इलाज करे और सिवियरिटी को कम करे। तो ये एक हमने देखा है कि इस साल ये चेंज आया है। दूसरा बात ये है कि लंग्स के हिसाब से लिवर पे भी काफ़ी अफेक्ट हो रहा है वायरस का, किडनी पे अफेक्ट हो रहा है और ब्रेन पे अफेक्ट हो रहा है। ये जो देखने को मिल रहा है इस साल,
वो पिछले साल इतने केसेस नहीं थे। काफ़ी पेशेंट्स जो है एनकेफ्लोपैथी में जो है एकदम ड्राउजी हो जाते हैं, काफ़ी पेशेंट लिवर में सूजन आ जाती है, किडनी खराब हो जाता है। तो मल्टी ऑर्गन जो इन्वॉल्वमेंट है वो इस साल ज़्यादा देखने में मिल रही है और काफ़ी पेशेंट्स जो है वो उनकी कंडीशन काफ़ी जल्दी खराब हो रही है। ये डिफरेंस है पिछले साल के हिसाब से। बिल्कुल डॉक्टर प्रशांत बुराड़े बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बता रहे हैं कि सिर्फ लंग्स ही नहीं बल्कि इस बार ये जो कोरोना का बदला हुआ रूप है ये लिवर, किडनी, ब्रेन तक को अफेक्ट कर रहा है और मोहलत नहीं देता है। ये जो बदला हुआ कोरोना वायरस है ये मोहलत नहीं देता है, ये अचानक से इतनी बुरी तरीके से हमला करता है कि सीधा मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, आईसीयू की जरूरत पड़ती है, वेंटिलेटर तक की जरूरत पड़ती है। ऐसे में डॉक्टर नीरज निश्चल, मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर, वैक्सीनेशन का यहाँ पर क्या रोल है? क्या वैक्सीनेशन गंभीर संक्रमण रोक सकता है या वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना का गंभीर संक्रमण होगा? नहीं, मैं पहले वाले पॉइंट पे कुछ अपने पॉइंट्स रखना चाहूँगा। देखिए, वायरस की एक टेंडेंसी होती है, ये एक स्मार्ट ऑर्गेनिज्म है, ये इसकी कोशिश होगी कि होस्ट को हार्म किए बिना कैसे सर्वाइव किया जाए, और जब तक ये इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता है वो उसमें म्यूटेशंस होते रहते हैं और अलग अलग स्ट्रेन्स जिसमें सर्वाइवल एडवांटेज होता है वो सिलेक्ट होते रहता है। म्यूटेशन के साथ इन्फेक्शियसनेस बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल में ज़्यादा फैटिलिटी कर रहा है, ये क्वेश्चनेबल चीज़ है अभी भी, सिंस नंबर ऑफ केसेज इतना ज़्यादा है कि नंबर ऑफ मोर्टेलिटी अपने आप में बढ़ जाएगा। जी। यंगस्टर्स क्यों अफेक्ट हो रहे हैं और क्यों ये लेट ऐसे प्रेजेंट हो रहे हैं जिसमें इनकी जान की आफत आ रही है, उसमें समझने की जरूरत है कि लास्ट ईयर तक कोई भी सिम्टम होते ही तुरंत टेस्ट कराने लोग भागते थे, जो कि अब नहीं है। पहले 3-4 दिन तक तो उन्हें लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, और जब तक सिम्टम्स आते हैं टेस्ट कराते हैं लेट हो चुका होता है। और जो ये अचानक से जो हम बात कर रहे हैं कि जो बहुत सीरियस फॉर्म में लोग आ रहे हैं, वो एक्चुअल में सीरियस फॉर्म में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने डिले अपना डायग्नोसिस कराया, उन्होंने अपने सिम्टम्स को इग्नोर किया है। अक्सर वैसे घरों में क्या होता है कि उनके लर्ली पेरेंट्स जो है इन्फेक्टेड होते हैं, कोई मेंबर्स ऐसा होता है जिनकी देखभाल में वो भागदौड़ करते हैं, और इस बीमारी में अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आपको आराम की सख्त जरूरत है, जो कि वो इग्नोर कर रहे हैं। एंड वन ऑफ दिस रीजन जो हम देख रहे हैं कि जो यंगस्टर्स जो काफी सिक होकर आ रहे हैं, उनके पीछे यही रीजन होता है कि उनके घर में कोई बीमार है, उन पे ध्यान देने के चक्कर पे खुद पे ध्यान नहीं दिया। तो ये सिर्फ वायरस की बात नहीं है, ये हमारे जो बिहेवियर में जो इस वायरस के प्रति जो एक कहा गया कि ये कुछ नहीं करेगा, वो वाले एटीट्यूड, बिल्कुल उसके चलते लोग सिक हो रहे हैं। सिर्फ वायरस को ब्लेम करना कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया, ज्यादा पैथोलॉजिकल हो गया है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। ठीक है। और जहां तक आप दोबारा उस बात को दोहरा रहे हैं कि साहब वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, क्योंकि उसे हम भूल गए, इस वजह से ये कोरोना वायरस जो है वो इतना ज्यादा आक्रामक रूप से हमें घेर रहा है। ठीक है सर, आपका पॉइंट भी दर्शकों के सामने आ गया, बाकी डॉक्टर्स का भी हम नजरिया लोगों के सामने रख रहे हैं। जल्दी से जरा सा मैं डॉक्टर राकेश कपूर का रुख करती हूँ, जो मैंने वैक्सीनेशन को लेकर सवाल पूछा था डॉक्टर नीरज निश्चल से। डॉक्टर राकेश कपूर, वैक्सीनेशन को लेकर आपको क्या लगता है? वैक्सीन लगवाने से पहले किसी तरीके की एहतियात जो करनी चाहिए कि आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना चाहिए, एंटीबॉडी टेस्ट करवाना चाहिए, फिर वैक्सीन लेने के लिए जाना चाहिए, कोई ऐसी सलाह? नहीं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है जी। मैं यहाँ पे मैं पीजीआई का प्रीवियस डायरेक्टर था, उसके बाद ज्वाइन किया। अभी अनपब्लिश रिपोर्ट जो डॉक्टर भीमन ने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक में बताई थी कि उनके वहाँ ये देखा गया कि जो मॉर्टेलिटीज हुई हैं 60-70% मॉर्टेलिटी उन लोगों की हुई जिनको वैक्सीनेशन नहीं था। जिन लोगों को प्रीवियस वैक्सीनेशन था उनमें मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम थी। मैं स्वयं मैंने 2 वैक्सीनेशन कोविशील्ड के लिए थे, उसके 1 महीने बाद मुझे कोविड हुआ। तो मैं आपकी बात को दोहरा देती हूँ कि वैक्सीन जो है वो गंभीर संक्रमण को रोकती है। अब अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। जी जी। तो संक्रमण, मैं संक्रमित हुआ, 3 हफ्ते के बाद निगेटिव हुआ, लेकिन विद इन 7 days आई स्टार्टेड कमिंग टू द हॉस्पिटल कीपिंग द फिजिकल डिस्टेंसिंग। आप संक्रमित हुए थे सर दोनों डोज लेने के बाद या 1 डोज लेने के बाद? जी जी, दोनों डोज लेने के बाद मैं संक्रमित हुआ था जी। और शायद गलती मेरी थी कि मैं थोड़ा लीनियंट हो गया था कि वैक्सीन लगी, अब मैं इन्फेक्ट नहीं हो सकता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि वैक्सीन इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प, बट वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि आप संक्रमित नहीं हो सकते। आप संक्रमित हो सकते हैं, उसकी सीवियरिटी कम होगी, लेकिन जैसे प्रीवियस डॉक्टर साहब ने कहा, सबने, ये जरूरी है कि हमको एक जो बिहेवियर कोविड है उसको सही रखना है। वैक्सीन के बारे में लोगों को भ्रम है कि हम ये वैक्सीन लगाएं या कोविशील्ड लगाएं या स्पुतनिक लगाएं। ऑल दी वैक्सीन्स आर इफेक्टिव।
ये बहुत से व्हाट्सएप पे मैसेजेस चलते हैं कि कोविशील्ड मोर इफेक्टिव है, कोवैक्सीन नहीं है। ये सब भ्रामित चीजें हैं। जो भी वैक्सीन आपकी सरकार ने अवेलेबल कराई है उसको कराना चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग वैक्सीनेशन में ये है कि अगर आपके घर में कोई संक्रमित है या आप किसी के कांटेक्ट में आए हैं तो आपको 2-3 हफ्ते बाद वैक्सीन लगवानी चाहिए, जिससे कि आप ये श्योर हो जाएं कि आप वैक्सीन संक्रमित नहीं है। अगर आपको पहली डोज के बाद संक्रमित हो गए हैं तो आप जब उससे RT-PCR आपका जब निगेटिव हो जाता है उसके 3-4 हफ्ते के बाद तब आपको वैक्सीन लेना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको कोमॉर्बिड कंडीशंस है तब भी आप वैक्सीन ले सकते हैं। तो कोई कंट्रा इंडिकेशन नहीं है। कंट्रा इंडिकेशंस में सिर्फ अगर आप कांटेक्ट पर्सन से किसी से कांटेक्ट में आए हैं जो संक्रमित था तो आपको 2-3-4 हफ्ते रुक के वैक्सीन लेना चाहिए। अगर पहली वैक्सीन के बाद आप संक्रमित हुए हैं तो जब आप सिम्टम फ्री हो जाएं, RT-PCR निगेटिव हो जाए, उसके कम से कम 4 से 6 हफ्ते बाद तब आपको सेकेंड डोज लेनी। अगर मान लीजिए कोई एसिम्प्टोमेटिक है तो उसने तो टेस्ट कराया नहीं है, उसे तो पता नहीं है वो कोरोना पॉजिटिव है या वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, तो ऐसे में असर होगा क्या वैक्सीन लगवाने से या कोई असर नहीं होगा? देखिए, जो ये बात है कि RT-PCR और ये सब टेस्ट कराना चाहिए वैक्सीन से पहले, तो ऐसे तो इम्पॉसिबल है। हमारा लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है। हम कैसे सबको पहले RT-PCR कराएंगे और फिर वैक्सीन लगाएंगे? ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं है। हमको सबसे पहले जाना चाहिए। अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक है तो वो लगाएगा ही, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसको हुआ है कि नहीं हुआ, बट डेफिनेटली विल गो फॉर अ वैक्सीन। और इसमें कोई हार्म नहीं है अगर उसमें लगाया, डेफिनेटली। लेकिन एक बात जरूर है, अगर किसी को सिम्टम्स है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो अगर किसी को सिम्टम्स है, हल्का से भी बुखार या गला खराब है, तो प्लीज उसमें कोई वैक्सीन नहीं लगाइए। चाहे वो कोविड ना भी हो, कोई और भी इन्फेक्शन हो, हमको वैक्सीन नहीं लगानी है। लेकिन हर एक पेशेंट को, हर एक इनफैक्ट पेशेंट नहीं, हर एक इंसान को जो वैक्सीन के लिए जा रहे हैं, जब भी आपका नंबर आता है तो जरूर लगाएं। उसके पहले RT-PCR नहीं कराना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने पहले बता दिया कि किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो आपको 4 से 8 हफ्ते तक वेट करना है, लेकिन वैक्सीन लगाना है उसके पहले RT-PCR नहीं कराना है। ठीक है, ठीक है सर। डॉक्टर नीरज निश्चल, ना RT-PCR टेस्ट की जरूरत है वैक्सीन लगवाने से पहले, और सर एंटीबॉडी टेस्ट, अगर किसी को कोरोना हुआ है तो क्या ये चेक कराकर लगवानी चाहिए वैक्सीन की एंटीबॉडीज का लेवल क्या है या नहीं? ये भी बेकार की बात है। ये भी मैं कहूंगा जो एंटीबॉडी चेक्स जो मैक्सिमम लैब्स में होते हैं वो एग्जैक्टली कौन सा एंटीबॉडी चेक कर रहे हैं, क्या जो एक्चुअल में प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये पता नहीं है। तो एंटीबॉडी चेक कराने से हमारे वैक्सीनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इसलिए बेवजह अपने पैसा और टाइम एंटीबॉडी टेस्टिंग पे खर्च न करें। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जब भी आपका नंबर आएगा, आप एलिजिबल है वैक्सीनेशन के लिए, बिना डिफरेंशिएट किए कि कोवैक्सीन लगाना है या कोविशील्ड लगाना है, जो भी वैक्सीन मिले आप लगवाइए। ये बहुत जरूरी है आपको सुरक्षित रखने के लिए और आपके आसपास के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। डॉक्टर बोराडे, आपसे समझना चाहती हूँ सर कि ये जो कोरोना वायरस का रूप बदल रहा है, कोई स्पेसिफिक लोगों के मन में सवाल है कि साहब पता नहीं जो वैक्सीन हम लेंगे वो कितनी इस पर इफेक्टिव है, इस तरीके के जो सवाल है लोगों के मन में, उसका क्या जवाब है? नहीं, फिलहाल जो इंडिया में जो वैक्सीन अवेलेबल है वो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो आप इनमें से कोई भी वैक्सीन लगा ले, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़िलहाल जो फाइज़र का जो वैक्सीन है या मॉडर्ना वैक्सीन है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और हमारा एक्सपीरियंस जो है, जो कोविशील्ड जैसे एक आपने डॉक्टर ने कहा है कि आप कोई भी वैक्सीन लगा लो, जो सिवियरिटी है जो डिसीज़ की कोविड की, आपके 2 डोसेस के बाद 1 महीने के बाद आपको पर्याप्त इम्यूनिटी आ जाती है। आपको आप कोविड से संक्रमित हो भी सकते हैं लेकिन आपकी सिवियरिटी कम रहती है। तो कोई भी वैक्सीन लगा लो, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपके सेंटर में, आपको जिधर भी सेंटर मिला है वैक्सीनेशन के लिए, आप सेंटर में जाइए और जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो लगवा लीजिए। और जो डिस्टेंस है वैक्सीन का 2 डोसेस के बीच का वो फॉलो कीजिए। और एक बार आपने एक वैक्सीन लगाया तो दूसरी बार भी वही सेम वैक्सीन लगाना है, दूसरा वैक्सीन नहीं लगाना है। फ़िलहाल तो ये हमारा गाइडेंस है और प्रोटोकॉल है।
और जो वैक्सीन का डोज पहली बार ले रहे हैं reduce the उसी severity, वैक्सीन का डोज दूसरी बार लेना है, ये आपने बताया। दूसरी डोज के दूसरी बार 1 लेना महीने है। के बाद वो जो Yes. इम्यूनिटी वैक्सीन से मिलनी है वो मिलेगी, मतलब दूसरी डोज लेने के 1 महीने के बाद वैक्सीन जी, अपना correct. असर दिखाएगी। और सर फासला दोनों डोज के बीच वो कितना रखना चाहिए? और जो सिवियरिटी है वो कम होगी। जी फिलहाल जो गाइडेंस है हमारे पास, कोवैक्सीन का जो 2 डोसेस के बीच में समय है वो है 4 हफ्ता, और कोविशील्ड का जो है उसका समय है करीब करीब 6 से 8 हफ्ता। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी हैं कि जो यूके से जो रिपोर्ट आई है, कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी मानते हैं कि 3 महीने का भी डिस्टेंस आप रख सकते हो फर्स्ट और सेकेंड वैक्सीन के बीच में कोविशील्ड के लिए, लेकिन कोवैक्सीन के लिए जो है फिलहाल जो गाइडेंस है वो 4 हफ्ते का है। चलिए, अब मुझे लगता है जरा जल्दी से थोड़ी सकारात्मक बातचीत कर लेते हैं। आप लोग सब हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स भी, सबने आप लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। डॉक्टर राकेश कपूर, लोगों को हौसला बढ़ाने के लिए आप इस वक्त क्या सलाह देंगे मेरे दर्शकों को? आपने किस तरीके से कोरोना का सामना किया? जी, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस यूज करना चाहूंगा जी कि 2 शब्द होते हैं। एक होता है बीमारी होना, बीमारी हो गई, और दूसरा होता है बीमार होना। जैसे अगर किसी को मान लीजिए कोविड हो गया और अगर वो पैनिक में चला जाता है कि मुझे कोविड हो गया, तो वो इवन मिनिमल बीमारी होते हुए भी वो बीमार हो जाता है। तो हमको ये समझना है कि बीमारी अपनी जगह है और बीमार होना अलग बात है। बीमार होने का मतलब होता है साइकोलॉजिकल डिप्रेशन या पैनिक। तो अगर हम इवन संक्रमित होते हैं और साइकोलॉजिकली अपने को स्ट्रांग रखते हैं तो हम इस बीमारी से बहुत आसानी से लड़ सकते हैं। क्योंकि जब आप पैनिक में जाते हैं, आप में फीलिंग हो जाती है कि नहीं मैं तो अब बचूंगा नहीं, मुझे बीमारी हो गए, मुझे लगता है भर्ती होना पड़ेगा। तो देयर आर सर्टेन नेगेटिव हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड इनटू द बॉडी और वो बीमारी को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। तो एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप संक्रमित होते भी हैं तो इफ यू आर कीपिंग ए पॉजिटिव थॉट ऑफ माइंड एंड अपनी आप दिनचर्या को अपने को आइसोलेट करके इस तरह से बिहेवियर रखते हैं कि यू आर बिजी एंड यू हैव ए पॉजिटिव माइंड, तो आपको वो ठीक होने में समय कम लगेगा और बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। दूसरी चीज, मैं एक जॉन एफ कैनेडी का सेंटेंस में कई बार बोलता हूँ कि दिस इज द टाइम, डोंट आस्क what the country can do for you, you must ask what also you can do for the country। तो अगर इन 2 चीजों को एक पॉजिटिव माइंड रखेंगे तो इस बीमारी से हम जीत सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर संदीप नैयर, ये संदेश जाना भी जरूरी है कि साहब रिकवरी रेट भी तो देखिए ना, 82% है, इसलिए घबराना नहीं है, पैनिक मोड में नहीं आना है। और जो बात डॉक्टर राकेश कपूर कह रहे थे कि ठीक है बीमारी हो गई है लेकिन बीमार नहीं होना है। जी बिल्कुल ठीक है। आई थिंक इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली एंड मैं भी यही कहूंगा, देखो हम जब लड़ाई के लिए जा रहे हैं, जैसे सोल्जर जाता है तो गोली लग सकती है, लेकिन हमने अपनी कंट्री को बचाना है। इसी तरह जब हम कोविड पेशेंट देख रहे थे और अभी भी देख रहे हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि हम कोविड से घिरे हुए हैं। हमेशा हम अपने से प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ डालते हैं, पीपी डालते हैं, पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी लीक हो सकता है, हमको इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें भी हुआ, आई ऑल्सो गॉट इन्फेक्टेड, तो ठीक है, हम नथिंग बिग इन इट, लड़ेंगे हम। ऑफ कोर्स हमने आइसोलेट किया, अपना वो होम आइसोलेशन में रहा। अगेन क्रेडिट गोज टू द वैक्सीन, क्योंकि मैंने वैक्सीन पूरी दोनों डोज लगाई हुई थी तो मुझे ज्यादा सीवियर फॉर्म नहीं हुआ। और जैसे मेरा वो पूरा हुआ होम आइसोलेशन, अगले दिन से फिर कोविड पेशेंट देख रहे हैं। टुडे आल्सो आई सॉ अराउंड 90-98 पेशेंट। तो वही है कि हम जज्बा हमारे को ऊपर रखना है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपको मैं बीच में रोक रही हूं। डॉक्टर संदीप नैयर, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। सर, आपको दूसरा डोज लेने के कितने टाइम के बाद ये कोरोना हुआ था? मैं हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी ने जब अनाउंस किया 16 जनवरी को, तो मैंने उसी दिन 11 बजे अनाउंस किया, मैं 11:02 पे पहली डोज लगा ली थी। अच्छा। दूसरी डोज मेरी 13 फरवरी को लगी थी कि उस टाइम पे कोविशील्ड का भी 4 वीक्स का डिस्टेंस है, तो मैंने 4 वीक्स के बाद रह गया, अब थोड़ा बढ़ाया है उन्होंने। तो फरवरी में मैंने 13 फरवरी को मैंने सेकंड डोज भी लगाई थी। द फर्स्ट पीपल टू गेट टोटली वैक्सीनेटेड इन। उसके बाद मेरे को जब इन्फेक्शन हुआ है वो मेरे को अभी 2 वीक्स पहले हुआ है इन्फेक्शन, तो यू कैन से अराउंड 2 मंथ्स के बाद हुआ है। मेरी पूरी इम्यूनिटी बनी हुई थी वैक्सीन के साथ, एंटीबॉडीज पूरी थी। बट इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं टोटली वैक्सीनेटेड था, इस मेरे को ज्यादा गंभीर रूप से नहीं हुई और बाय ग्रेस ऑफ गॉड
और सबकी विशेष के साथ ये बिल्कुल ठीक होगी। और इसीलिए ये है कि इससे घबराना नहीं है। अगर इन्फेक्शन होगा, अगर आपने पूरी वैक्सीनेशन होगी, तो भगवान ना करे किसी को इन्फेक्शन हो, तो ज्यादा गंभीर रूप से नहीं होना है। और जो मेरे डॉक्टर मित्र हैं, जैसे सारे यहाँ पर हैं, हम फिर से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, और जैसे आपने कहा कोरोना को डेफिनेटली हराएंगे। बिल्कुल, कोरोना को हराना है। डॉक्टर निश्चल, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो मुझे लास्ट ईयर नवंबर में इन्फेक्शन हुआ था। इनफैक्ट मेरे घर में सभी को हो गया था, इंक्लूडिंग बच्चे, वाइफ, पेरेंट्स। तो उस समय होम आइसोलेशन में ही हमने ये बीमारी को एक तरह से फाइट की थी। तो पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव हो जाएं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सिर्फ एज अ डॉक्टर मैं हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैंने घर में रेमडेसिविर लगाया, मैंने घर में स्टेरॉइड लगाया, मैंने एंटीकोगुलेशन लिया। मैं फिर से यही कहूँगा कि ये जो बीमारी है 80 to 85% लोग खुद से ही ठीक हो जाएंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ओनली थिंग दे रिक्वायर इज टू स्टे पॉजिटिव इन माइंड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वैसा पैनिक करेंगे, व्हाट्सएप सोशल मीडिया के फॉरवर्डेड मैसेज पे विश्वास करके अपना ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे तो खुद को हार्म कर सकते हैं। और इन्फेक्शन के बाद जब भी एलिजिबिलिटी हुई मेरी वैक्सीनेशन के लिए, मैंने वैक्सीनेशन लिया। और अभी तक हम सभी लोग, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे अच्छा, टीम एक में मेरे मन में सवाल है डॉक्टर निश्चल, ये बताइए कि आप लोग सब डॉक्टर्स हैं, आप लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, आप लोगों ने भाप ली, स्टीम ली, काढ़ा पिया, अदरक वाला, हल्दी वाला, काली मिर्च वाला? डॉक्टर नैयर भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं पहले डॉक्टर निश्चल बताएंगे, उसके बाद डॉक्टर नैयर आपके पास आ रही हूँ सर। देखिए, आप उन ट्रेडिशनल मेडिसिन पे तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। स्टीम और वगैरह जो है आपको एक सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकता है। जैसे अगर आपका नाक बंद है, साइनसिस में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, उससे ये मतलब नहीं कि मैं वायरस को मार रहा हूँ। काढ़ा पीने से मैं वायरस को मार रहा हूँ, ऐसा नहीं। काढ़ा पीने से आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम काढ़ा पीने से लोगों को दिक्कत और भी आ सकती है, पेट में दर्द, जिनको आदत नहीं है स्पेशली। तो जो है एक लॉजिकल वे में जो सिंपल वायरल इन्फेक्शन जैसे हम जैसे होते रहा हमें पास्ट में, उसी तरह से ट्रीट करना है। उससे ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और जब भी आप इन्फेक्शन से रिकवर भी होने के बाद भी वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज सभी के मन में ये जाना चाहिए कि एक बार इन्फेक्ट हो भी गए तो वैक्सीनेशन लेने से आपकी इम्यूनिटी एक तरह से बूस्ट होगी और बॉडी बेटर फाइट करने में हेल्प करेगी। बिल्कुल। और आप बता रहे हैं कि आपके परिवार में बच्चों को भी कोरोना हो गया था, और तीसरी लहर को लेकर तो सबसे बड़ी आशंका यही है कि वो बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक होगी। मैं इस पर आऊँगी, लेकिन पहले डॉक्टर नैयर बहुत मुस्कुरा रहे थे मेरे सवाल पर, काढ़ा पीने वाले पर, भाप लेने वाले पर। आ जाइए, बताइए अपना अनुभव सर। मैंने कुछ ऐसा काढ़ा वगैरह नहीं पिया। मैं सिर्फ ये कहूंगा अपनी डाइट अच्छे से रखें, हाइड्रेशन अच्छे से रखें। मैं इस बात पे कि एक हमारे पास पेशेंट आया था, अनफॉर्चुनेटली उसकी वाइफ ने कहा था सिर्फ काढ़ा पीजिए, एंड अनफॉर्चुनेटली उसके काढ़ा उसके ऊपर गिर गया। नाउ वो इतना गरम था तो वो बर्न्स के अंदर इनफैक्ट एडमिट हुआ, उसको प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी। सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट इस टाइम में कोरोना में ना थोड़ा सा वीकनेस भी होती है, हो सकता है उसने पकड़ने वक्त उससे गिर गया हो। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि ये जितनी भी दादी माँ के नुस्खे आप बेशक कीजिए, लेकिन अपने फिजिशियन को जरूर पूछिए, जो जरूरी दवाइयां वो जरूर लीजिए कि खुदा ना खास्ता किसी के साथ प्रॉब्लम हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, वो इसी को जोर लगाते रहते हैं और दवाई नहीं लेते हैं, या वो अपने आप को ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक किया, मैंने भी कोई दवाई ऐसी सीवियर नहीं ली, स्टीरॉइड नहीं लिए, रेमडेसिविर नहीं लिया, क्योंकि मेरे को माइल्ड इन्फेक्शन था। हाँ, होम आइसोलेशन जरूर किया। मैंने एक बात की कि जैसे मेरे को लगा कि मेरे को थोड़ा सा हरारत सी थी, मैंने आपको आइसोलेट कर लिया राइट फ्रॉम द डे आई वाज गेटिंग कि मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। उससे ये हुआ कि मेरे घर में टचवुड किसी को और इन्फेक्शन नहीं हुआ, और मैंने टेस्ट करा के जब पॉजिटिव हुआ तो आई केप्ट माई सेल्फ आइसोलेटेड। तो फॉर्चुनेटली बाकी सारे बच गए, आई वाज ओनली वन हु गॉट इन्फेक्टेड। तो मेरा मतलब यही है कि अपना प्लीज अपना ध्यान रखें, डाइट जरूरी अच्छी रखनी जरूरी है जी। ये काढ़ा, क्योंकि मैं हंसा इसलिए था क्योंकि अब अगर आप YouTube पे जाएं तो अब सबसे ज्यादा रेसिपीज आपको काढ़े की मिलेगी, अब बाकी सब चीजों की रेसिपीज उड़ गई है। तो ये चीजें कोई भेड़ चाल चल जाती है, वो प्लीज नॉट फॉलो कीजिए। आप प्लीज एक फिजिशियन को जरूर कंसल्ट कीजिए जब भी कोई प्रॉब्लम। सर, मैंने सवाल भी इसीलिए पूछा था क्योंकि अति जो है वो किसी भी चीज की हो वो बुरी होती है, और बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसका जवाब दिया। डॉक्टर प्रशांत बुराड़े का मैं रुख करूंगी। डॉक्टर प्रशांत बुराड़े, आपका किस तरीके का डेली रूटीन होता था सर, ये भी जरा दर्शकों के साथ प्लीज शेयर कीजिए।
नहीं, मुझे जो है पिछले साल इन्फेक्शन हुआ था जी। बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जब मुझे इन्फेक्शन हुआ था, मुझे थोड़ा मॉडरेट इन्फेक्शन हुआ था, तो मैं मेरे ही आईसीयू में मुझे एडमिट किया गया। तो ये और जो वार्ड के भी पेशेंट हैं, मैंने एक चीज़ देखा है कि जो पेशेंट्स हैं कोविड के, वो अकेले रहते हैं, मतलब क्वारंटाइन रहते हैं। हालांकि डॉक्टर्स नर्सेस रहते हैं साथ में, लेकिन जो मॉरल सपोर्ट जो रहता है ना, जैसे आप मरीज़ हो, आपके हॉस्पिटल में आपके फैमिली मेम्बर्स मिलने को आते हैं, जो बाकी के बीमारियां हैं उसमें, कोविड में ऐसा नहीं होता। आप अकेले रहते हो, आपका मनोबल थोड़ा कम रहता है। जैसे डॉक्टर राकेश ने कहा कि आपको बीमारी हुई है लेकिन बीमार मत हुई है, तो ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मनोबल कम होता है, आप डिप्रेस होते हो। तो मेरे आईसीयू में जब भी मुझे लास्ट ईयर जून में कोविड हुआ, बहुत शुरू में हुआ था, तभी रेमडेसिविर भी अवेलेबल नहीं था। तो इशू ये था कि तभी हमारा मानना था कि पेशेंट को रेस्ट देनी चाहिए, हाइड्रेशन, खाना बराबर, ये सब तो है ही, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उनको उनके फैमिली के साथ टच में रहने दो। तो हम लोग जो आईसीयू में फ़ोन नहीं अवेलेबल करते थे तभी, लेकिन उसके बाद जो मुझे बीमारी हुई, मैंने समझा कि ये आपको डिप्रेशन और अकेलापन बहुत महसूस होता है, तो फ़ोन अवेलेबल कर दिए सभी मरीज़ों को, और अपने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ उनको कांटेक्ट में रहने को कहा हम लोग ने। तो वो जो है मनोबल जो है और मोरालिटी जो है पेशेंट्स की थोड़ी बढ़ती है, थोड़ा पॉजिटिवनेस आता है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टच में रहने में, और दैट इज़ वेरी हेल्पफुल, मुझे ऐसा लगता है। और ये हम लोग ने प्रोटोकॉल चेंज किया, और हर अस्पताल में कोविड के मरीज़ों को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जब भी वो अस्पताल में एडमिट हो, टच में रहने की अनुमति देनी चाहिए हर अस्पताल में। बिल्कुल, कम से कम यहाँ पर ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी बून है, क्योंकि देखिए आम इंसान अगर किसी और बीमारी से बीमार होता है तो फिर वो परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों का एक सहारा होता है, कोई हाथ पकड़ने वाला होता है, कोई सिर सहलाने वाला होता है। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको दूरी रखनी है, और ऐसे में आपको अपनी दिमागी मजबूती भी बनाकर रखनी है। जो बहुत अच्छी बात डॉक्टर कपूर ने कही ना कि साहब बीमारी हो गई है लेकिन बीमार नहीं होना है, दिमागी तौर पर आपको मजबूत रहना है। लेकिन खतरा आगे के लिए भी और बड़ा है, तीसरी लहर की बात की जा रही है। डॉक्टर निश्चल ने अभी बताया कैसे उनके पूरे परिवार, उनके बच्चों तक को कोरोना हुआ, और इस तीसरी लहर में तो डॉक्टर कपूर यही कहा जा रहा है कि बच्चे जो हैं उनके लिए ज्यादा खतरा होगा। तीसरी लहर को क्या हम टाल सकते हैं डॉक्टर कपूर? देखिए, अभी ये लोगों की एक सोच है कि थर्ड लहर आ सकती है जी। जैसे अगर हम अपने बॉर्डर एरियाज को देखें तो कभी भी लड़ाई चाइना से भी हो सकती है, पाकिस्तान से भी हो सकती है, किसी से हो सकती है। इन्फिल्ट्रेटर्स हमेशा आते रहते हैं। तो ये शायद सरकार ने भी ये जो बात करी है, ये आपको सजग होने के लिए करी है। इसका ये मतलब नहीं है कि थर्ड लहर आने वाली है और हम पैनिक करें। ये एक तरह का सजेशन है। ठीक है। तो सजेशन इसलिए है कि आप डरें, आप प्रॉपर जागरूक हो, आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लो। तो कभी कभी डराना भी बहुत जरूरी होता है। तो डेफिनेटली ये एक डर है, लेकिन हम हो सकता है ये आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, और नहीं ही आए तो अच्छा रहेगा। तो हम सबको इसमें सहयोग करना चाहिए, और डेफिनेटली अभी कोई 100% हमारे पास प्रूफ नहीं है कि ऐसा होगा। बिल्कुल, हम तो यही मनाते हैं कि ये डर के लिए ही हो और ऐसा ना हो। लेकिन ये दूसरी लहर जिसका हम सब सामना कर रहे हैं, डॉक्टर नीरज निश्चल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसका अंत कब तक, ये लोगों के मन में सवाल है। क्योंकि अब बस लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब और नहीं, रोज सुबह होती है तो किसी अपने के गुजर जाने के, दूर जाने की खबर के साथ, ये कब खत्म होगा सिलसिला? ये मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये हमारे हाथ में है कि ये वेव कब खत्म होगा जी। हमने लापरवाही की, जनवरी में ऐसे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, अब तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमने अपना सिचुएशन खराब खुद किया, और उसका नतीजा ये है कि आज हमारे पास ऐसे न्यूज़ हर दिन सुनने को मिलता है कि भाई ये हो रहा है, वो नहीं रहा, उसको बीमारी हो गई, उसको बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला। तो इस तरह की खबर हम सुनते रहते हैं, जिसका डर हमें लास्ट ईयर था कि अगर लकीली अगर इस तरह का सिचुएशन अगर लास्ट ईयर आया होता तो फिर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल पूरी तरह से हो गई होती, जो कि इस साल फिर भी शायद हम एक हद तक संभालने में सक्षम रहे। तो कहना है क्या ये मतलब है कि हो सकता है मे एंड के में ये पीक खत्म हो जाए, लेकिन वो हम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं
इन स्पाइट ऑफ इतने परेशानी के वो संभल नहीं रहे हैं। उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद भी जो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं वो नहीं फॉलो करते हैं अनलेस कि उन पे कोई जबरदस्ती की जाए। जी। तो ये हमारे हाथ में है कि कब खत्म होगा, और हमने कोशिश जारी रखी तो शायद मई एंड तक हम इसमें काफी हद तक कंट्रोल पा सकें। चलिए, इसी सकारात्मक नोट के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एबीपी न्यूज का ये ई कॉन्क्लेव इंडिया वर्सेस कोरोना, हारेगा कोरोना, हराने वाला चाहिए, और कैसे हराना है, कैसे आप बन सकते हैं कोरोना को हराने वाले, वो इस डॉक्टर्स के एक्सपर्ट पैनल ने बता दिया है। मास्क लगाकर रखिए, 2 गज की दूरी, उसका पूरा ख्याल रखिए, और भीड़ बिल्कुल मत लगाइए। यही वो तरीका है जिससे आप कोरोना को हरा सकते हैं, और अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवाना ना भूलें।